हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अकाउंटिंग स्किल्स ऑनलाइन स्टडी चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने ख्याति मूल्यांकन की औसत लाभ विधि पर चर्चा की थी, जिसमें सामान्य औसत लाभ के आधार पर और भारित औसत लाभ के आधार पर ख्याति की गणना किस प्रकार की जाती है, ये हमने सीखा था और इनसे संबंधित प्रश्नों को भी हल किया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा अधिलाभ विधि, अर्थात अधिलाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। तो चलिए देखते हैं अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए हमें अधिलाभ को क्रय के वर्षों से गुणा करना होता है। अधिलाभ को क्रय के वर्षों से, यहाँ जो शब्द अधिलाभ है, इस अधिलाभ शब्द का अर्थ क्या होगा? देखिए, अधिलाभ का अर्थ होता है वास्तविक लाभों का सामान्य लाभों पर आधिक्य। मतलब सामान्य लाभों से अपने वास्तविक लाभ कितने अधिक हैं, उसे हम अधिलाभ कहते हैं। तो यो कह सकते हैं वास्तविक या औसत लाभों का सामान्य लाभ पर आधिक्य। वास्तविक औसत लाभ का, वास्तविक औसत, यहाँ लाभ करेंगे, वास्तविक औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य अधिलाभ कहलाता है। अधिलाभ कहलाता है। इसका अर्थ ये होगा कि आपके जितने भी औसत लाभ हैं, उन औसत या फिर वास्तविक जो लाभ प्रश्न में दिए हों, औसत लाभ में से अगर आपने सामान्य लाभ को घटाया, सामान्य लाभ को घटा दिया, तो अंतर जो आपको प्राप्त होगा उसे आप क्या कहोगे? अधिलाभ कहोगे। तो आप अधिलाभ को सूत्र रूप में कह सकते हैं औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। इस प्रकार सूत्र रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं अधिलाभ को। अब इसमें फिर दो बातें आ रही हैं, एक आ रहा है औसत लाभ, दूसरा है सामान्य लाभ। औसत लाभ पर चर्चा हमने पिछले वीडियोज़ में की है। तो पिछले वीडियो में जिस प्रकार हमने औसत लाभ ज्ञात किया है, औसत लाभ विधि, भारित औसत लाभ विधि में, औसत लाभ विधि में, उसी प्रकार हमें औसत लाभ ज्ञात करना है। और सामान्य लाभ किस प्रकार ज्ञात करेंगे उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो सामान्य लाभ, सामान्य लाभ का अर्थ होता है कि विनियोजित पूंजी, व्यवसाय में जो विनियोजित पूंजी है उसको सामान्य प्रत्याय दर से गुणा करने पर प्राप्त लाभ सामान्य लाभ होता है। सामान्य प्रत्याय दर से गुणा करने पर जो लाभ प्राप्त होता है वो सामान्य लाभ होता है। अब यहाँ विनियोजित पूंजी और सामान्य प्रत्याय दर, इन दो के बारे में विचार करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो विनियोजित पूंजी शब्द दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या होगा? विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी का सामान्य रूप से अर्थ होता है व्यवसाय संचालन के लिए व्यवसाय में लगाई गई पूंजी को विनियोजित पूंजी कहा जाता है। किसे कहा जाता है विनियोजित पूंजी? व्यवसाय संचालन हेतु व्यवसाय में लगाई गई पूंजी विनियोजित पूंजी कहलाती है। विनियोजित पूंजी कहलाती है।
अर्थात सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो हमने व्यवसाय संचालन के लिए व्यवसाय में जितने पूंजी लगा रखी है वो सब पूंजी हमारी विनियोजित पूंजी है। लेकिन इसकी गणना किस प्रकार करेंगे? अगर प्रश्न में विनियोजित पूंजी दी है तो ठीक है, अगर प्रश्न में विनियोजित पूंजी ना दी हो तो इसकी गणना अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो संपत्ति पक्ष, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष के आधार पर, और दूसरा चिट्ठे के दायित्व पक्ष के आधार पर। तो चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट्स साइड अप्रोच यानी कि संपत्ति पक्ष के आधार पर किस प्रकार गणना करते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी बराबर होगा कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कुल संपत्ति में क्या शामिल किया जाएगा और कुल दायित्व का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कुल संपत्ति में तीन चीज़ों को छोड़कर शेष सभी को कुल ख्याति मूल्यांकन के लिए कुल संपत्ति में शामिल करते हैं। तो निम्न को छोड़कर शेष सभी को कुल संपत्ति में शामिल करेंगे। किसे छोड़कर? चिट्ठे में उपलब्ध ख्याति, चिट्ठे में उपलब्ध ख्याति की रकम को अपन कुल संपत्ति में शामिल नहीं करते। ख्याति मूल्यांकन के उद्देश्य से जब विनियोजित पूंजी ज्ञात करनी हो उस समय। इसके बाद दूसरा होगा आपका गैर व्यापारिक विनियोग, गैर व्यापारिक विनियोग। देखिए, गैर व्यापारिक विनियोग के बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। अगर नहीं देखा है आपने लास्ट वीडियो तो लास्ट वीडियो में देखिएगा आप। गैर व्यापारिक विनियोग का अर्थ होता है जो विनियोग व्यापार संवर्धन के लिए ना हो। तो गैर व्यापारिक विनियोगों से संबंधित जो आय होती है उस आय को हम व्यवसाय के सामान्य परिचालन के लाभों को ज्ञात करते समय घटा देते हैं, और गैर व्यापारिक विनियोगों को विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय संपत्ति में शामिल नहीं करते हैं। तीसरा होता है संचित हानि। संचित हानियों का अर्थ है वे हानियों के शेष जिनको लाभ हानि खाते से अपलिखित नहीं किया गया हो उन्हें संचित हानियां कहते हैं। तो इसके आपको पहचान बता देता हूँ, कुछ उदाहरण बता देता हूँ संचित हानियों के। जैसा एक लाभ हानि खाते का डेबिट शेष हो, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, DRE अर्थात डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे प्रश्न में कह दिया जाए, कई बार आपको दे दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अर्थ होता है वे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, वे आयगत व्यय जिनको लाभ हानि खाते से अपलिखित नहीं किया गया है, वे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आस्थगित आयगत व्यय होते हैं। और इसी के साथ इसका एक एग्जांपल था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इसी के साथ कई बार डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इस प्रकार दिया जाता है, किसी भी नाम के साथ सस्पेंस वर्ड को जोड़ दिया जाता है। तो किसी नाम के साथ अगर सस्पेंस वर्ड मिलता है तो भी आप समझ सकते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट है तो ये सब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और लाभ हानि खाते का डेबिट शेष, तो ये सब चीज़ें जो संपत्ति पक्ष में चिट्ठे में मिलती हैं, तो इन तीन चीज़ों को छोड़कर शेष सभी संपत्तियों को अपन यहाँ शामिल करेंगे। उसमें से कुल दायित्व है, और कौन से दायित्व है? कुल बाह्य दायित्व। ये दायित्व कौन से होने चाहिए? कुल बाह्य दायित्व होने चाहिए। और इनमें भी बाह्य दायित्वों में सिर्फ चालू दायित्वों को आप शामिल करते हैं। चालू दायित्व अर्थात करंट लायबिलिटीज़ को ही आपको शामिल करना है। गैर चालू दायित्वों को आप यहाँ कुल बाह्य दायित्वों में शामिल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार आप क्या ज्ञात करना है? इस प्रकार हमें ज्ञात करना है विनियोजित पूंजी को ज्ञात करना है, और इस प्रकार विनियोजित पूंजी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा विनियोजित पूंजी ज्ञात करने का दूसरा तरीका क्या होगा वो हम चर्चा करेंगे अभी। अब हम देखते हैं चिट्ठे के दायित्व पक्ष के आधार पर विनियोजित पूंजी की गणना किस प्रकार की जाती है। तो अथवा
विनियोजित पूंजी की गणना अब हम कर रहे हैं दायित्व पक्ष के आधार पर। तो विनियोजित पूंजी एक बराबर जो भी व्यवसाय में पूंजी लगाई है, साझेदारी फर्म है तो सभी साझेदारों की पूंजी लेनी है, और एकल व्यापार है तो एकल व्यापार की समस्त पूंजी लेनी है। तो यहाँ हम साझेदारी संबंधित बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ साझेदारों की पूंजी लिख रहा हूँ। साझेदारों की कुल पूंजी साझेदारों की कुल पूंजी अर्थात सभी साझेदारों की पूंजी का योग कर लेंगे, फिर इसमें प्लस करेंगे संचित लाभ, और इसमें से माइनस करेंगे उन सभी चीज़ों को जो आपने संपत्ति पक्ष के आधार पर विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय कुल संपत्ति में जिन चीज़ों को छोड़ दिया था उन सभी को अपन यहाँ से माइनस करेंगे। तो यहाँ मैं माइनस कर रहा हूँ। चिट्ठे में दिखाई गई ख्याति, संचित हानियाँ, गैर व्यापारिक विनियोग और चिट्ठे में दिखाई गई ख्याति, चिट्ठे में अर्थात बैलेंस शीट में दिखाई गई ख्याति। तो इन सब को अगर आप यहाँ से माइनस कर देते हैं तो अपन क्या कहेंगे, ये अपनी तो इस प्रकार हम संपत्ति पक्ष के आधार पर अर्थात चिट्ठे के संपत्ति पक्ष के आधार पर विनियोजित पूंजी हम कुल संपत्ति में से कुल बाह्य दायित्व घटाकर ज्ञात कर सकते हैं। अब चिट्ठे के दायित्व पक्ष के आधार पर विनियोजित पूंजी किस प्रकार ज्ञात की जाती है वो भी हम देखेंगे। इसका अल्टरनेटिव मेथड होगा, अथवा विनियोजित पूंजी किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है, इसकी दूसरी विधि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दोनों में से किसी भी विधि को आपको काम में लेना पड़ सकता है। तो देखिए आप यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा विनियोजित पूंजी बराबर आपको दायित्व पक्ष के आधार पर ज्ञात करना है। तो विनियोजित पूंजी में आपको सर्वप्रथम लेना होगा साझेदारों की पूंजी। मैं साझेदारों की पूंजी यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अपन साझेदारी पढ़ रहे हैं। तो अगर एकल व्यापार के लिए ख्याति की गणना करनी हो तो यहाँ एकल व्यापारी की समस्त पूंजी, कंपनी के लिए करनी हो तो कंपनी की अंश पूंजी को यहाँ लिया जाता है। यहाँ लिखा मैंने साझेदारों की कुल पूंजी अर्थात सभी साझेदारों की पूंजी हमें लेनी है। साझेदारों की कुल पूंजी, इन साझेदारों की कुल पूंजी में हमें प्लस करना है संचित लाभ जोड़ने हैं। इनको जोड़ने के बाद इनमें से ये जो तीन चीज़ें जो हमने संपत्ति पक्ष से के आधार पर जब हमने ख्याति का विनियोजित पूंजी का मूल्यांकन किया है तो उस समय हमने कुल संपत्ति में से जिन चीज़ों को छोड़ा था वो चीज़ें यहाँ से हमें घटानी है। तो क्या क्या घटाना है, एक आपको यहाँ से घटाना पड़ेगा चिट्ठे में उपलब्ध ख्याति, चिट्ठे में उपलब्ध ख्याति। नंबर 2 गैर व्यापारिक विनियोग और नंबर 3 संचित हानियाँ। इन तीनों को यहाँ से घटा देना होता है। ये तीन चीज़ें हम यहाँ से जब घटा देते हैं इसमें से तो विनियोजित पूंजी में दायित्व पक्ष के आधार पर ज्ञात की जा सकती है। अब यहाँ इस विधि से आप पूंजी ज्ञात करें या फिर इस विधि से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों से आपका उत्तर एक जैसा होगा। तो
ये विनियोजित पूंजी है। विनियोजित पूंजी के बाद अब हमें देखना है सामान्य प्रत्याय दर किसे कहा जाता है। तो हम बात करेंगे सामान्य प्रत्याय दर। देखिए, सामान्य प्रत्याय दर का अर्थ होता है एक लाभ की वो दर जिसे उद्योग में लगी हुई अन्य फर्म सामान्य रूप से अर्जित करती हूँ, उसे हम सामान्य प्रत्याय की दर कहते हैं। सामान्यतः हमें सामान्य प्रत्याय की दर प्रश्न में दी जाती है, तो इसका अर्थ मैं पहले आपके सामने लिख देता हूँ। उद्योग में लगी अन्य फर्मों द्वारा अर्जित लाभ की सामान्य प्रत्याय दर कहलाती है। सामान्य प्रत्याय दर कहलाती है। ये इसका अर्थ होगा सामान्य प्रत्याय दर का। सामान्यतः हमें ये जो प्रत्याय दर है प्रश्न में दी हुई रहती है। अगर प्रश्न में सामान्य प्रत्याय दर सीधे शब्दों में नहीं दी है तो हमें दो चीज़ें दे सकता है। एक दे सकता है ब्याज की दर, एक जोखिम तत्व दे सकता है। तो ब्याज की दर और जोखिम दर दोनों को जोड़ने पर हमें जो ज्ञात होगी वो सामान्य प्रत्याय दर हो सकती है। या तो प्रश्न में सामान्य प्रत्याय दर देगा, अगर नहीं दिए तो हम क्या करेंगे, प्रश्न में दो चीज़ें दी जाएगी। एक तो होगा आपकी ब्याज दर और दूसरा होगा जोखिम दर। तो इन दोनों दरों को जोड़ देने पर हमें जो ज्ञात होता है वो होती है हमारी सामान्य प्रत्याय दर। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न में आपको सामान्य प्रत्याय दर नहीं दी हो तो ब्याज दर और जोखिम दर दी होगी, इन दोनों को जोड़ने से आपको सामान्य प्रत्याय दर ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार अधिलाभ विधि से अपन ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अधिलाभ विधि से जब हम ख्याति के मूल्यांकन की बात कर रहे होते हैं तो अधिलाभ विधि से ख्याति ज्ञात करने का सूत्र होता है अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष। अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष, क्रय के वर्षों से गुणा कर दिया जाता है। क्रय के वर्ष से हम क्या करेंगे, अधिलाभ को गुणा करेंगे। फिर अधिलाभ का अर्थ जो होगा वो होता है वास्तविक लाभ का। यहाँ पे ये वास्तविक लाभ है, लाभों लिखा गया था। अधिलाभ का अर्थ होता है वास्तविक लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य, अर्थात औसत लाभ में से या वास्तविक लाभ में से सामान्य लाभ को घटाने पर जो शेष अधिक लाभ बचेंगे वो अपने अधिलाभ होते हैं। तो अधिलाभ को हमें क्रय के वर्षों से गुणा करने पर हमें ख्याति ज्ञात होती है। अब इस सूत्र के अनुसार औसत लाभ हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी इसी प्रकार ज्ञात करना है। सामान्य लाभ का अर्थ क्या होता है, सामान्य लाभ का अर्थ होता है विनियोजित पूंजी को सामान्य प्रत्याय दर से गुणा करने पर जो लाभ हमें प्राप्त होते हैं वो सामान्य लाभ होते हैं। विनियोजित पूंजी का अर्थ होता है व्यवसाय संचालन के लिए जो आपने व्यवसाय में पूंजी लगाई है उसे अपन विनियोजित पूंजी कहते हैं। और विनियोजित पूंजी की गणना अपन दो आधार पर कर सकते हैं, तो संपत्ति पक्ष के आधार पर और दूसरा दायित्व पक्ष के आधार पर। संपत्ति पक्ष के आधार पर हम विनियोजित पूंजी की गणना करें तो उसमें कुल संपत्ति में से कुल बाह्य दायित्वों को घटाना होता है। तो कुल संपत्ति में भी इतना ध्यान रखना है कि ये तीन जो चीज़ें लिखी हुई हैं, चिट्ठे में उपलब्ध ख्याति, गैर व्यापारिक विनियोग और संचित हानियाँ, इनको हम उस समय कुल संपत्ति में शामिल नहीं करेंगे जिस समय हम ख्याति मूल्यांकन के उद्देश्य से विनियोजित पूंजी की गणना कर रहे हों। और उसमें से अपन कुल बाह्य दायित्वों को घटाएंगे, लेकिन बाह्य दायित्वों में भी हमें सिर्फ चालू दायित्व घटाना है। तो इस प्रकार कुल संपत्ति माइनस कुल बाह्य दायित्व, इनको कुल संपत्ति में से बाह्य दायित्व घटाकर हम विनियोजित पूंजी की गणना संपत्ति पक्ष के आधार पर कर सकते हैं। इसके बाद विनियोजित पूंजी की गणना
दायित्व पक्ष के आधार पर किस प्रकार की जाती है। देखिए, विनियोजित पूंजी दायित्व पक्ष के आधार पर ज्ञात करने के लिए साझेदारों की कुल पूंजी में संचित लाभ को जोड़ दिया जाता है, और जो चीज़ें आपने यहाँ पे कुल संपत्ति में से छोड़ी थी उन्हीं तीनों चीज़ों को हमने यहाँ से घटा दिया है। तो अब जो हमें ज्ञात होगा वो विनियोजित पूंजी ज्ञात होगी। विनियोजित पूंजी गणना संपत्ति पक्ष के आधार पर की गई हो या दायित्व पक्ष के आधार पर की गई हो, दोनों का उत्तर एक जैसा होगा, एक ही राशि ज्ञात होगी। इसलिए प्रश्न में जिस भी विधि से आपको दिया हुआ प्रश्न पर निर्भर करेगा कि किस विधि से किस सूत्र को हमें काम लेना है। तो विनियोजित पूंजी किसी भी सूत्र से ज्ञात करनी पड़ सकती है। इसके बाद हमने यहाँ देखा विनियोजित पूंजी को सामान्य प्रत्यय दर से गुणा करके अपन सामान्य लाभ ज्ञात करते हैं। तो सामान्य प्रत्यय दर का अर्थ क्या होगा? सामान्य प्रत्यय दर उद्योग में लगी हुई अन्य फर्मों द्वारा अर्जित लाभ की सामान्य दर होती है, इसे हम सामान्य प्रत्यय दर कहते हैं। अगर ये प्रश्न में दी हो तो ठीक है, सामान्य रूप से दी जाती है, लेकिन अगर प्रश्न में ना दी हो तो अपने को दो चीज़ प्रश्न में दी जाती है, ब्याज दर और जोखिम दर। इन दोनों को जोड़ देने से सामान्य प्रत्यय दर ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार ये अधिलाभ विधि से ख्याति ज्ञात करने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया को हमें देखना होगा। तो अब इस अधिलाभ विधि से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, स्क्रीन पर आपके एक प्रश्न दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम अधिलाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं अपन। ये प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न में कहा गया, निम्नलिखित सूचनाओं से अधिलाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करें। तो यहाँ पे ख्याति मूल्यांकन के लिए किस सूत्र का प्रयोग करना है? ख्याति बराबर, यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, ख्याति बराबर अधिलाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो मैं यह लिखता हूँ, अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष। अब क्रय के वर्ष प्रश्न में दिए हुए हैं 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो क्रय के वर्ष हैं 2, अधिलाभ हमें ज्ञात करने हैं। और अधिलाभ का अर्थ हमने क्या समझा था? अधिलाभ का अर्थ होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अधिलाभ सबसे पहले, इससे पहले अपन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ होगा अधिलाभ बराबर औसत लाभ, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब यहाँ प्रश्न में सबसे पहले हमें औसत लाभ को देखना है। तो प्रश्न में कहा गया, गत 3 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं, तो इनसे औसत लाभ ज्ञात करेंगे। सामान्य प्रत्यय की दर दी है, कुल संपत्ति दी है, बाह्य दायित्व दिए हुए हैं, अर्थात इसमें लेनदार हैं। तो हम सबसे पहले औसत लाभ किस प्रकार ज्ञात करेंगे? गत वर्षों के लाभों के योग में वर्षों की संख्या का भाग देकर हमें औसत लाभ प्राप्त होंगे। तो हमने क्या किया? औसत लाभ सर्वप्रथम ज्ञात किया, औसत लाभ। तो औसत लाभ हमें ज्ञात होंगे, गत वर्षों के लाभों का योग करेंगे। लाभ है 18,000, फिर 20,000 और फिर 22,000। तो हमने इनका योग किया औसत लाभ ज्ञात करने के लिए। 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000, और ये कितने वर्ष हैं? 3, 1 2 3। तो 3 का हमने भाग दिया, तो हमें ज्ञात हुआ कि औसत लाभ होते हैं अपने 20,000। देखिए, 18, 22 और 20 इनका योग करेंगे तो आएगा 60,000, और इस 60,000 में हमने 3 का भाग दिया, तो हमें ज्ञात होंगे कि औसत लाभ 20,000 होगा। अब औसत लाभ के बाद हमें ज्ञात करना है सामान्य लाभ, और सामान्य लाभ का भी हमने सूत्र देखा है कि सामान्य लाभ का अर्थ होता है सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य प्रत्यय दर, सामान्य प्रत्यय दर भाग 100। तो विनियोजित पूंजी हमें चाहिए और सामान्य प्रत्यय दर प्रश्न में दी हुई है। यहाँ लिखा है सामान्य प्रत्यय दर 10% है, 10% अर्थात 10/100 हमने यहाँ लिखा। और विनियोजित पूंजी हमें ज्ञात करनी है। और आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था विनियोजित पूंजी का अर्थ होता है
कुल संपत्ति में से बाह्य दायित्वों को घटाने से हमें विनियोजित पूंजी ज्ञात होती है। तो यहाँ कुल संपत्तियाँ दी हुई है और बाह्य दायित्वों में लेनदार अथवा चालू दायित्व दिए हुए हैं। तो कुल संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व यानी 70,000 कुल संपत्ति में से 10,000 बाह्य दायित्व हम घटा देंगे। तो 70,000 माइनस 10,000 कुल बाह्य दायित्व हमने घटाए यहाँ पे। तो हमें ज्ञात हुआ विनियोजित पूंजी कितनी हुई 60,000 का 10% ज्ञात किया तो कितना आया 6,000 रुपये हमारे सामान्य लाभ ज्ञात हुए। अब ये जो सामान्य लाभ 6,000 है ये हमें चाहिए अधिलाभ के सूत्र में। तो देखिए अधिलाभ का सूत्र था औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। जहाँ औसत लाभ हमने ज्ञात किया है ये औसत लाभ आया है हमारा 20,000। तो मैंने यहाँ लिखा औसत लाभ की जगह 20,000। और सामान्य लाभ चाहिए था तो सामान्य लाभ अपना कितना है, सामान्य लाभ है अपना 6,000। तो यहाँ लिखा मैंने सामान्य लाभ 6,000। तो 20,000 में से 6,000 का सामान्य लाभ घटाने से 14,000 रुपये के मुझे ज्ञात होते हैं अधिलाभ। अब 14,000 के क्या हुए अधिलाभ। अधिलाभ हमें चाहिए ख्याति के सूत्र में। तो ख्याति का सूत्र था अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष। तो मैंने ये अधिलाभ 14,000 यहाँ रखे और गुणा क्रय के वर्ष प्रश्न में दिए हुए थे 2, इनसे गुणा किया तो ख्याति बराबर कितना हुआ 42,000। सॉरी, तो ख्याति बराबर हुआ 14 दूनी 28,000। तो ख्याति बराबर हुआ 14 गुणा 2 बराबर 28,000। ये ख्याति का मूल्य होगा। तो इस प्रकार अधिलाभ विधि से हमें ख्याति को ज्ञात करना है। चलिए एक प्रश्न अपन और देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपकी स्क्रीन पर सामने जो प्रश्न दिया इसमें लिखा है एक फर्म की पूंजी 2 लाख रुपए है, तो औसत लाभ रुपए 30,000, सामान्य प्रत्यय दर 10% है। ख्याति का मूल्य अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। ख्याति का मूल्य हमें ज्ञात करना है अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो यहाँ लिखा हमने अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष, क्रय के वर्ष। अब क्रय के वर्ष जो है वो कितने हैं 3 और अधिलाभ हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। अधिलाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अधिलाभ का सूत्र होता है अधिलाभ बराबर होता है औसत लाभ या वास्तविक लाभ भी कह सकते हैं। यहाँ पे औसत लाभ माइनस करेंगे इसमें से हम क्या सामान्य लाभ। औसत लाभ में से सामान्य लाभ को घटा देते हैं, फिर जो शेष लाभ रहता है वो रहता है अपना अधिलाभ। अब औसत लाभ प्रश्न में दिए हुए हैं, देखिए औसत लाभ 30,000, जबकि सामान्य लाभ हमें ज्ञात करने हैं। और सामान्य लाभ किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, सामान्य लाभ का अर्थ होता है व्यवसाय में विनियोजित पूंजी को सामान्य प्रत्यय दर से गुणा करने पर ज्ञात लाभ। तो विनियोजित पूंजी प्रश्न में जो विनियोजित पूंजी दी है उसे सामान्य प्रत्यय दर से गुणा करने पर जो आपको पूंजी प्राप्त होगी, तो इसका सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य प्रत्यय दर बटा 100। ये सामान्य लाभ का सूत्र है। तो इस सूत्र में अपन रखेंगे तो विनियोजित पूंजी प्रश्न में दी हुई है एक फर्म की पूंजी 2 लाख, सिर्फ पूंजी दी हुई है, इसके अलावा कोई सूचना नहीं है, तो इसे अपन विनियोजित पूंजी मानेंगे 2 लाख। और सामान्य प्रत्यय दर भी प्रश्न में दी हुई है, देखिए 10% दी हुई है, तो 10/100। तो इस प्रकार अपनी सामान्य लाभ हो जाता है रुपये 20,000। तो अधिलाभ के सूत्र में ये 20,000 का सामान्य लाभ यहाँ पे हमने रखा, तो हमें पता लगा कि 30,000 पर औसत लाभ में से सामान्य लाभ 20,000 हमने घटाया, तो हमें अधिलाभ की राशि प्राप्त हुई 10,000। 10,000 अधिलाभ। अब अधिलाभ हमें ख्याति के सूत्र में चाहिए, तो ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष थे। तो अधिलाभ 10,000 हमने यहाँ ख्याति के सूत्र में रखे और इनको क्रय के वर्ष 3 से गुणा किया, तो ख्याति का मूल्य हुआ 30,000 रुपये। अब पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है वो अपन देखते हैं। पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि में
औसत लाभों के आधार पर और अधिलाभों के आधार पर अपन ख्याति ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि औसत लाभ के आधार पर किस प्रकार हम ख्याति का गणना करें। औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, लाभों की पूंजीकरण विधि, औसत लाभों की पूंजीकरण विधि। तो औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से जब हम ख्याति ज्ञात करते हैं तो यहाँ ख्याति का सूत्र रखते हैं, ख्याति बराबर औसत लाभ बटा सामान्य प्रत्याय दर, सामान्य प्रत्याय दर ऊपर या गुण, और इसमें से माइनस करते हैं शुद्ध संपत्ति, शुद्ध संपत्ति यहाँ से अपन माइनस कर देंगे। और शुद्ध संपत्ति का अर्थ होता है विनियोजित पूंजी, अपन इसको विनियोजित पूंजी भी कह सकते हैं। तो एक सूत्र ये हो गया। दूसरा है अपना अधिलाभों की पूंजीकरण विधि, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। अधिलाभों की पूंजीकरण विधि में ख्याति ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र रखना होगा, अधिलाभ बटा सामान्य प्रत्याय दर और यहाँ गुणा में 100, और इसमें से कुछ भी घटाना नहीं है, बस इसी सूत्र से ख्याति ज्ञात होगी। देखिए इन दोनों सूत्रों में यहाँ औसत लाभ के आधार पर आपको जब ख्याति ज्ञात करनी हो तो यहाँ औसत लाभ का अर्थ वही होगा जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, और यहाँ अधिलाभ का अर्थ ये होगा जो हमने इस वीडियो में पीछे चर्चा की है। तो औसत लाभ अधिलाभ उसी प्रकार ज्ञात किए जाने हैं, बस आपको सूत्र इसमें ध्यान रखना है पूंजीकरण विधि में क्या सूत्र होगा। इसके बाद अगली जो अपनी विधि है वो है वार्षिक वृत्ति विधि। तो वार्षिक वृत्ति विधि से ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है वो देखते हैं। वार्षिक वृत्ति विधि, इसको वार्षिक वृत्ति विधि या वार्षिकी विधि भी कहा जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत हमें जब ख्याति का मूल्यांकन करना हो तो हमें सूत्र रखना होगा, ख्याति बराबर अधिलाभ या औसत लाभ, जिस भी प्रकार से आपको प्रश्न में कहा जाए, अधिलाभ या औसत लाभ गुणा ₹1 का वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य। ₹1 के वर्तमान मूल्य को हम अधिलाभ या औसत लाभ से गुणा करेंगे तो इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन हो जाता है। यहाँ पे औसत लाभ या अधिलाभ में से एक ही लेना होगा, जो हमें प्रश्न में बताया होगा अपन वही लाभ यहाँ पे लेंगे। तो या तो प्रश्न में कहा होगा अधिलाभ के आधार पर करना है या औसत लाभ के आधार पर, तो अधिलाभ या औसत लाभ को ₹1 के वर्तमान मूल्य से गुणा कर देंगे तो हमें ख्याति का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अब ये दोनों हमें पता है औसत लाभ और अधिलाभ किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। ₹1 के वर्तमान मूल्य को किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, ₹1 का वर्तमान मूल्य। देखिए ₹1 के वर्तमान मूल्य को ज्ञात करने का सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। सामान्यतः अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया जाता है तो आपको ₹1 का वर्तमान मूल्य प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी अगर ना दिया हुआ रहे तो हम आपको इसका सूत्र बता दे रहे हैं। ₹1 के वर्तमान मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है 1 - 100 बटा 100 प्लस R की पावर n
भाग आर, इतना काम आपको करना है। इतना काम करने के बाद इसे गुणा करना है 100 से। ये 100 जो है इस आर के नीचे 100 होता है, वो 100 यहाँ जो गुणा हुआ वो मैंने यहाँ जो भाग दिया वो मैंने यहाँ निकाल दिया। तो इसको आप, इसमें एन का अर्थ होता है वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या, अर्थात 1 रुपये का वर्तमान मूल्य कितने वर्षों के आधार पर निकालना है, तो यहाँ होगी वर्षों की संख्या। और आर का मतलब होता है दर, ब्याज की दर क्या है यहाँ पे, तो यहाँ हमें आर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आर या तो ब्याज की दर हो सकती है या सामान्य प्रत्यय दर भी हो सकती है, तो यह इसका अर्थ हो गया दर। तो इस प्रकार इस सूत्र को रख के आपको ज्ञात करना है 1 रुपये का वर्तमान मूल्य। और इसके बाद अगली और अंतिम अगली विधि जो है अपनी वो है शुद्ध संपत्ति विधि। ख्याति मूल्यांकन की अगली विधि, 5वीं विधि, ये 4थी विधि थी अपनी, फिर 5वीं विधि है शुद्ध संपत्ति विधि। शुद्ध संपत्ति विधि। अब इस शुद्ध संपत्ति विधि से जब ख्याति का मूल्यांकन हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस विधि से ख्याति का मूल्यांकन उस समय किया जाता है जिस समय व्यापार का या व्यवसाय का विक्रय किया जा रहा हो। तो व्यवसाय के विक्रय मूल्य को हम कहते हैं क्रय प्रतिफल। क्रय प्रतिफल, जो व्यवसाय को क्रय कर रहा है उस व्यक्ति ने जो उस व्यवसाय को क्रय करने के बदले जो प्रतिफल दिया है उसे हम क्रय प्रतिफल कहते हैं। तो क्रय प्रतिफल अगर शुद्ध संपत्तियों से अधिक दिया जाता है तो अधिक दी गई राशि को ख्याति माना जाता है। तो आप क्या करोगे, क्रय प्रतिफल में से उस क्रय किए जाने वाले व्यवसाय की शुद्ध संपत्ति को घटा दोगे तो आपको ख्याति का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इसका अर्थ ये कि शुद्ध संपत्ति विधि से ख्याति का मूल्य उस समय ज्ञात किया जाता है जब व्यवसाय का विक्रय किया जाता है और व्यवसाय क्रय करने वाले ने शुद्ध संपत्ति से ज़्यादा जितना क्रय प्रतिफल भुगतान किया है उसे हम ख्याति कहते हैं। और यहाँ पे शुद्ध संपत्ति का अर्थ होता है विनियोजित पूंजी, जिसे हम पढ़ चुके हैं। कुल संपत्ति में से कुल दायित्व घटाने के बाद जो हमें ज्ञात होती है वो शुद्ध संपत्ति है। कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। तो क्रय प्रतिफल में से ये शुद्ध संपत्ति घटाने पर शेष जो राशि अधिक राशि है वो हमारी ख्याति की रकम होगी। तो इस प्रकार आप ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से 5 विधियां ख्याति मूल्यांकन की थी। इसके अलावा किसी साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का मूल्यांकन पूंजी समायोजन के द्वारा भी किया जा सकता है। तो पूंजी समायोजन के द्वारा ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है वो देखते हैं अभी अपन। पूंजी समायोजन द्वारा ख्याति का मूल्यांकन करना, तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सामान्यतः इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। और अब आगे 2021 में होने वाली परीक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, इस विधि से आप जब ख्याति का मूल्यांकन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा फर्म की कुल पूंजी। फर्म की कुल पूंजी, और ये कुल पूंजी की जो गणना करनी है ये नए साझेदार की पूंजी के आधार पर करनी है। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर आपको यहाँ पे फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी है। अब आप कहोगे सर नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी किस प्रकार ज्ञात की जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ नए साझेदार की पूंजी रखनी है। नए साझेदार की पूंजी यहाँ रखनी है और फिर आपको इसे गुणा करना है 1/, नए साझेदार का लाभ का हिस्सा, 1/, नए साझेदार का लाभ का हिस्सा, 1/, नए साझेदार का लाभ का हिस्सा।
तो इस प्रकार फर्म की कुल पूंजी ज्ञात होगी और फर्म की कुल पूंजी में फिर आपको घटा देना है, क्या घटाना है, विनियोजित पूंजी को आपको घटा देना है। विनियोजित पूंजी नए साझेदार की पूंजी सहित, नए साझेदार की पूंजी सहित। और विनियोजित पूंजी का अर्थ वही होगा जो इस वीडियो में हमने पीछे पढ़ा है अधिलाभ विधि में। आप इस वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि विनियोजित पूंजी किस प्रकार ज्ञात की है। उसी प्रकार हमें यहाँ भी विनियोजित पूंजी ज्ञात करनी है और उस विनियोजित पूंजी में नए साझेदार की पूंजी को जोड़ना है और कुल विनियोजित पूंजी ज्ञात होगी, उसे यहाँ इस फर्म की कुल पूंजी में से घटा देना है। फिर जो शेष हमारे पास रहेगा ये फर्म की ख्याति रहेगी, फर्म की ख्याति। इसे छुपी हुई ख्याति भी कहा जाता है। इसे या तो पूंजी समायोजन के द्वारा ख्याति का मूल्यांकन कहा जाता है या फिर इसे छुपी हुई ख्याति यानी हिडन गुडविल, छुपी हुई ख्याति भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपके पास कुल मिला के 6 विधियां हो जाती है ख्याति मूल्यांकन की। तो इन सभी विधियों से संबंधित प्रश्नों को अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।